नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली में इजराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों को लेकर। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता अपने देश की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। उनका कहना था कि ईरान के लोग इस संघर्ष को केवल एक राजनीतिक या सैन्य मुद्दे के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे अपने स्वाभिमान और अस्तित्व से जुड़ा हुआ विषय मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ईरान के लोग या तो विजय प्राप्त करेंगे या फिर शहादत को स्वीकार करेंगे। उनके अनुसार दोनों ही स्थितियां ईरानी जनता के लिए सम्मान और गर्व की बात है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ईरान किसी भी प्रकार के दबाव या हमलों के सामने झुकने वाला नहीं है और देश की जनता अपने नेतृत्व और राष्ट्रीय हितों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उनके इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय हालात और मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर चर्चाओं का बाजार और गर्मा गया है। Forever. Throughout in history, the Iranian nation has faced many great difficulties and threats. Yet it has always defended its independence and dignity through faith, resistance, and unity. The path of the Iranian nation today is the path of faith and resistance, a path inspired by the true teaching of Islam and by the example of great figures such as Imam Hussein alayhi salam. He taught humanity that even if we have no religion, we should still remain free and never accept oppression. For this reason, we the people of Iran clearly declared that on this path we will either achieve. वहीं अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने शेयर बाजार को अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा कर दी है। ये कदम देश की आर्थिक स्थिरता और निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बताया जा रहा है कि बढ़ते सैन्य तनाव और अनिश्चित परिस्थितियों के कारण बाजार में संभावित उतार चढ़ाव को रोकने और वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है। ईरान के अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा हालातों में शेयर बाजार खुला रहने से निवेशकों में घबराहट फैल सकती है और बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए स्थिति सामान्य होने तक शेयर बाजार को बंद रखने का फैसला किया गया है। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय हालातों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने क्षेत्रीय तनाव के बीच स्पष्ट किया है कि उनका देश किसी भी पड़ोसी राष्ट्र पर हमला करने की मंशा नहीं रखता। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का पक्षधर रहा है और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि दबाव या संघर्ष के कारण ईरान झुक जाएगा या आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने अपने बयान में जोर देकर कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है और किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान की नीति पड़ोसी देशों के साथ टकराव की नहीं, बल्कि सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की है। उनके इस बयान के बाद क्षेत्रीय हालात और मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो वहीं नेपाल में आम चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती लगातार जारी है और शुरुआती रुझानों में कई दिलचस्प नतीजे सामने आ रहे हैं। अब तक 165 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें काठमांडू के मेयर के रूप में चर्चित रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। शुरुआती परिणामों के अनुसार ये पार्टी, आपको बता दें कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती नजर आ रही है। आरएसपी अब तक 46 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि लगभग 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये पार्टी केवल 4 साल पहले एक पत्रकार रहे रवि लामिछा ने स्थापित की थी और इतने कम समय में पार्टी का इस तरह उभरना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव के दौरान कई बड़े नेताओं की सीटों पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। झापा 5 सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कड़ी चुनौती मिल रही है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आरएसपी को बढ़त मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरएसपी उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को लगभग 54.8% वोट अब तक मिल चुके हैं और मतगणना अभी भी जारी है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये मुझे लगता है कि नेपाल के संसदीय इतिहास में चमत्कार कहा जाएगा। ये चमत्कार न सिर्फ उनके संसदीय इतिहास के लिए कहा जाएगा, बल्कि खुद
आरएसपी के लिए कहा जाएगा कि उस पार्टी जो तकरीबन लगभग 35-36 महीने पुरानी है, ज्यादा उनका लंबा कार्यकाल भी नहीं है, और बालेंद्र साहब भी इससे पहले मेयर भी रह चुके हैं और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा था। उनके पास भी इतना ज्यादा लंबा कोई अनुभव था नहीं, लेकिन जैन जी का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह ने इस पार्टी को बड़ा बना दिया, शाह को बड़ा बना दिया। तो मुझे लग रहा वहां से इन्होंने एक राजनीतिक तौर पे अपनी लकीर खींच दी थी। अब साहिल जी, आपको पता है राजनीतिक भी आज की डेट में क्रिकेट की तरह बाई चांस हो गई है। सिक्का अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो आप कितनी भी मेहनत कर लो। हम अगर भारत के परिवेश में अगर अब देखें, जब चुनाव होते हैं प्रोफेसर भी खड़े होते हैं, इंटेलेक्चुअल बंदे भी खड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे खड़े होते हैं, और जब रिजल्ट आता तब हम उनका हाल देखते हैं कि औंधे मुंह गिर जाते हैं, कोई जीत नहीं पाता है। लेकिन हाँ, जिसका सिक्का चलता है, ताजा उदाहरण 12-13 साल पहले का अपना आम आदमी पार्टी जो भारत में बनी है केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उन्होंने क्या करा था? किसी ने सोचा तक नहीं था कि पार्टी इतनी बड़ी उभर जाएगी, दिल्ली पे कब्जा कर लेगी, पंजाब पे कब्जा कर लेगी। राजनीति में मौका चाहिए होता है, वो मौका मुझे लग रहा है बालेंद्र शाह को मिल गया है। अब यहाँ से एक नए तरीके की समीक्षा शुरू की जाएगी नेपाल में। जो माओवादी, जिसको आतंकवादी कभी कहा जाता था, प्रचंड की पार्टी, उस बैल प्रचंड, जब उनको मान्यता मिली, माओवादी से हटा के उनको सामाजिक संगठन, उनकी भी पार्टी जीत के आई थी, तब भी ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि उनकी पार्टी ने जब पहला चुनाव लड़ा था कोई ऐसा दमखम नहीं दिखा पाए थे। दूसरे बार जब उन्होंने लड़ा तो उनको भी बहुत अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिल पाई थी। इससे पहले आप देखो कोइराला साहब जब लड़ा करते थे, कांग्रेस लड़ती थी, और जितनी भी पार्टियां अब तक लड़ती रही हैं, इतनी सफलता नहीं मिल पाई थी जितनी इस नए युवा 35-40 साल के उन्होंने कर दिखाया है। अब यहाँ से एक चैप्टर शुरू होगा कि ये आगे कैसे लेके जाएंगे अपने आप को। ये तो तय है कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, इनकी पार्टी जीतेगी और हुकूमत भी बनाएगी, और उसमें प्रधानमंत्री भी ये बनेंगे और पूरी हुकूमत इनके हाथ में रहेगी। अब यहाँ से जितना नेपाल पीछे पिछड़ चुका है जैन जी घटना के बाद में, क्या वो रिश्ते सामान्य जो पड़ोसी हैं, भारत हो गया, चाइना हो गया, और जितने भी कंट्री, क्या उनके साथ में ये निभा पाएंगे? क्योंकि शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो बालेंद्र शाह की सोच भारतीय के प्रति ज्यादा अच्छी नहीं रही है। उनकी पुराने अगर आप सोशल मीडिया के पोस्ट आप उठा लो तो वो कई मर्तबा इस तरीके की बातें करते रहे हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मैं उसको आज के दौर से नहीं जोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि एक जब आम व्यक्ति होता है तो वो क्रिटिसाइज करता है चीजों को लेके, लेकिन जब सत्ता आ जाती है, बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, तो उसका नजरिया बदल जाएगा। मुझे लगता है उनका यहाँ से नजरिया बदलेगा। वो भारत को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, भारत में रह के उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है, इंजीनियरिंग करी है, और उनकी रिश्तेदारी भी मुझे लगता है या सीमांचल और तराई क्षेत्रों में है। तो इसके आगे वो किस तरीके से युवाओं की सोच, युवाओं का जिस तरीके से उनके प्रति उम्मीद रही है, वो आगे लेके जाएंगे। इसकी उम्मीद ना सिर्फ नेपाल कर रहा है बल्कि भारत भी कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं रमेश जी की बालेंद्र शाह की जो सोशल मीडिया पोस्ट देखकर सोच जाहिर होती है उस पर वो आगे ना चले, और जब जिम्मेदारियों का वो निर्वहन करे तो पूरी निष्पक्षता के साथ और अपने राष्ट्र के निर्माण को मद्देनजर रखते हुए वो अब आगे अपनी भागदौड़ संभाले, क्योंकि जीत की दहलीज पर वो इस वक्त खड़े हैं, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी, सबसे बड़ी ताकत उनकी युवाओं का समर्थन ही माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं ने अपना समर्थन उनके साथ जाहिर किया है, अब जीत तो उनको मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन भी उन्हें करना होगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, ये संभावना जताई जा रही है कहीं ये भी इनकी राजनीति एक्सीडेंटल ना हो जाए कि भाई एक मैंने जैसे कहा कि क्रिकेट की तरह बाई चांस हो गई। ऐसा तो नहीं है कि भाई वहां के जो युवा हैं वो कांग्रेस से भी खुन्न खाए बैठे हैं, प्रचंड की हुकूमत से भी उनको देखा, उसके बाद में ओली सरकार भी उन्होंने देखी, सबसे मतलब तकरीबन उन्होंने अजमाया।
लेकिन कहीं खरा नहीं उतर पाए। फिर वो वहां की जनता विकल्प ढूंढ रही थी। विकल्प के तौर पे आरएसपी उनको दिखाई दी, वालिद शाह दिखाई दिए और उनको हाथों हाथ एकदम सर पे उनको बैठाला, और जिसका नतीजा मुझे लगता है धीरे धीरे निकल के भी आ रहा है। अब जिस तरीके पोस्टों की हम बात कर रहे हैं कि पुराने जिस तरीके इनकी विचारधारा, देखिए विचारधारा जिम्मेदारियों से बदल जाती है। जब आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, अब आप जिस एज में हैं, आपके बच्चे बड़े होंगे, आप उस भूमिका में आओगे, दादा परदादा की भूमिकाओं में आओगे, तो आपकी आइडियोलॉजी ऑटोमेटिक बदलती जाएगी। आप दिल्ली के लोग, दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता जी हैं। रेखा गुप्ता की पुरानी पोस्टों को उस दिन डिलीट करना पड़ा उनको जब वो सीएम बन गई। पहले उनकी पोस्टें थी, भाई दिल्ली चुनाव उन्होंने लड़ा, पार्षद रही, उनकी विचारधारा बड़े बड़े नेताओं की क्रिटिसाइज करने की रही है, सब कुछ रही है। लेकिन जब वो खुद बड़े ओहदे पे आ गई हैं, मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो पुरानी विचारधारा बदल जाती है और बदलनी भी चाहिए। तो ऐसा ही मैं देखता हूँ। मैं इस अपने नजरिए से अगर मैं देखूं तो इन पोस्टों को मैं ज्यादा गंभीरता इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अब उनके पास एक पहाड़ी देश की हुकूमत रहेगी, हिमालय देश है और उनकी आबो हवा है, बखूबी उनकी संस्कृति भारत से जुड़ती है, मिलती है, क्योंकि बोली भाषा, रहन सहन, खाना पीना जिस तरीके से वो हम लोगों से बिल्कुल मेल खाता है। तो अगर भारत को अगर लेके नहीं चलेंगे, भारत की चीजों को नहीं लेके चलेंगे, तो वही हाल होगा जो ओपी ओली के साथ में हुआ है। क्योंकि ओपी ओली का हाल क्या हुआ, उनका झुकाव चाइना की तरफ रहा, जबकि नेपाल की आवाम कभी नहीं चाहती थी कि हम भारत को दरकिनार करें और चाइना की तरफ ज्यादा हम लोग मूव करें। क्योंकि हमेशा से कहा गया है नेपाल और पाकिस्तान के बीच में रोटी बोटी का संबंध रहा है जी। तो इसमें इसको पीछे किसी भी तरीके से ये छोड़ नहीं सकते हैं। अगर जो छोड़ेगा तो उनका हाल भी उन्हीं की तरह होगा जो पुराने इनके नेपाल के नेता रहे जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो नेपाल में मतगणना लगातार जारी है। मजबूत स्थिति में वालिद शाह की आरएसपी इस वक्त नजर आ रही है। ओली झापा 5 सीट पर पीछे चल रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को लगभग 54.8% वोट मिले हैं और 9 मार्च तक ये मतगणना पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं केनिया की राजधानी में रात भर हुई तेज और लगातार बारिश के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। भारी वर्षा के कारण शहर में बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन गई, जिससे कम से कम 8 लोगों की जान चली गई। कई सड़कें पानी में डूब गई और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं राजधानी के हवाई अड्डे पर भी हालात बिगड़ गए हैं और कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है या उन्हें विलंबित करना पड़ा है, जिससे यात्री भारी असुविधा का सामना कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, इसलिए आपातकालीन सेवाओं और बचाव दल को लगातार सक्रिय रखा गया है। हर बारिश ने शहर की जनजीवन और परिवहन प्रणाली को काफ़ी प्रभावित किया है और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। वहीं कोटा बूंदी क्षेत्र में बनने वाली ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से परियोजना के महत्व और क्षेत्रीय विकास पर इसके असर पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कोटा और हाड़ौती की ये भूमि न केवल शिक्षा और उद्योग का केंद्र है, बल्कि आस्था और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि नए एयरपोर्ट से इस क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे देश और विदेश से पर्यटक आसानी से इस क्षेत्र में आ सकेंगे। इसका सकारात्मक प्रभाव सीधे स्थानीय युवाओं, व्यापारियों और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एयरपोर्ट परियोजना लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही है और आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देगी। उन्होंने कोटा के लोगों से किए गए अपने वादे का स्मरण करते हुए कहा कि अब ये एयरपोर्ट सपना नहीं, बल्कि ये सपना साकार हो रहा है। पहले कोटा के लोग जयपुर या जोधपुर जाकर हवाई यात्रा कर पाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस एयरपोर्ट से यात्रा आसान होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये परियोजना केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा, उद्योग और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में भी बड़ा योगदान देगी। शुरू करने का अवसर मिल रहा है। एक ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन 2 बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। शुरू करने का अवसर मिल। वहीं पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान की पार्टी से जुड़े 47 नेताओं और समर्थकों को गंभीर आरोपों में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। इन नेताओं पर कथित रूप से अवैध गतिविधियों और देश की कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कार्यों में संलिप्त होने का आरोप था। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि यह सजा देश में कानून और संविधान के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दी गई है। पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है और वो फैसले के खिलाफ अपील करने की संभावना जता रहे हैं। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है और विपक्षी दलों ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सजा का असर राजनीतिक परिदृश्य पर लंबे समय तक देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें शामिल नेताओं का पार्टी संचालन और भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। वहीं हरिद्वार में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में समस्याओं को क्रमबद्ध ढंग से हल करने और उन्हें जड़ से खत्म करने का स्पष्ट संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि इसी दृष्टिकोण और लगातार प्रयासों की वजह से उत्तराखंड हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और राज्य आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक मोर्चों पर निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की योजना और कार्यनीति का प्रभाव जनता के जीवन में सीधे दिखाई दे रहा है और इससे राज्य में विकास की गति तेज हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस अवसर पर राज्य सरकार की उपलब्धियों और जनता के हित में किए गए निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। अंदर वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को कौशाम्बी जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए लखनऊ से रवाना हुए। उनके हेलीकॉप्टर ने सुबह उनके सरकारी आवास के पास स्थित ला मार्टिनियर स्कूल ग्राउंड से उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के 15 मिनट बाद ही तकनीकी खराबी सामने आ गई और हेलीकॉप्टर लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर था जब डिस्प्ले सिस्टम अचानक बंद हो गया और कैबिन के अंदर धुआं भरने लगा। यह स्थिति गंभीर और खतरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन पायलट की त्वरित प्रतिक्रिया और सतर्कता ने किसी बड़े हादसे को टाल दिया। पायलट ने तुरंत लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रूप से अमौसी एयरपोर्ट पर उतारा गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित रहे। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लगभग 50 किलोमीटर दूर बछरावा क्षेत्र में पहुंचने के बाद तकनीकी खराबी का संकेत मिला। धुआं और डिस्प्ले सिस्टम की समस्या के बीच पायलट ने धैर्य और सूझबूझ से नियंत्रण बनाए रखा और हेलीकॉप्टर को लखनऊ की ओर वापस मोड़कर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। उधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में एआई समिट विरोध से जुड़े मामले में आरोपी सिद्धार्थ अवधूत को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। उसे पहले 5 मार्च को जमानत दी गई थी। वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि एआई इम्पैक्ट समिट के विरोध में प्रदर्शनकारियों द्वारा पहनी गई टी शर्ट को डिजाइन करने और प्रिंट करवाने में सिद्धार्थ अवधूत की मुख्य भूमिका थी। इस मामले में उनका नाम विरोध प्रदर्शन से जुड़ी गतिविधियों में प्रमुख योगदान के कारण सामने आया था। कोर्ट की कार्रवाई के बाद अब वो कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहा हो गया है, जिससे इस विवादास्पद मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ सामने आ गया है। वहीं पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में लगातार उछाल ने आम नागरिकों की जिंदगी को और अधिक कठिन बना दिया है। खासतौर पर रमजान के महीने में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की दरों में तेज वृद्धि ने लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों और परिवहन पर बड़ा असर डाला है। महंगाई के इस दौर में ईंधन की बड़ी कीमतें न केवल घरेलू बजट पर बोझ डाल रही हैं, बल्कि छोटे व्यवसायों और परिवहन क्षेत्र को भी प्रभावित कर रही हैं। नागरिकों में इस बढ़ोतरी को लेकर चिंता और असंतोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतों और छुट्टी साप्ताहिक खर्चों में अब और ज्यादा दबाव पड़ गया है। पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में हाल ही में भारी वृद्धि की गई है। पेट्रोल की कीमतों को 55 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर अब ये 335 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत 321 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है।
इस बढ़ोतरी का असर सीधे आम जनता और परिवहन उद्योग पर पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ी हुई ईंधन लागत से दैनिक यात्रा, माल ढुलाई और घरेलू खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार की कीमतों की बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव के कारण उठाया गया है। इस वृद्धि के बाद आम लोगों के लिए वाहन संचालन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें महंगी होने की आशंका बढ़ गई है, जिससे बजट और जीवन शैली पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं संभल जिले में जिला प्रोबेशन कार्यालय से संबंधित सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और विधवाओं के पुनर्वास कार्यक्रम के बजट का दुरुपयोग किया गया और विभिन्न मदों में खर्च दिखाने के लिए फर्जी बिल तैयार किए गए। इसके चलते योजनाओं के लिए जारी सरकारी धन का सही उपयोग नहीं हो पाया और कई अभिलेखों में गड़बड़ी की गई है और शिकायत में जिला प्रोबेशन अधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं कि उन्होंने वित्तीय रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर को फर्जी ढंग से भरा और योजनाओं के लिए मिली राशि का वास्तविक खर्च नहीं दिखाया। गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता एडीएम प्रशासन को सौंपी गई है, जबकि 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जांच समिति को निर्देश दिया है कि वो पूरे मामले की गहन जांच करे और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार समाज कल्याण कार्यालय से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं की कई शिकायतें पहले भी मिली थी। शिकायतों के अनुसार कुछ योजनाओं में फर्जी बिल के माध्यम से लाखों रुपए का खर्च दिखाया गया और अभिलेखों में जानबूझकर गड़बड़ी की गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच की कार्रवाई शुरू की है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। जहां भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चाहे विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था है, अगर इसमें भ्रष्टाचार किया गया होगा तो निश्चित रूप से डीएम साहब की कमेटी के आधार पर हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और उच्च स्तरीय जांच में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिला प्रोबेशन अधिकारी के खिलाफ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।